हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी अक्टूबर माह के असाइनमेंट कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र एंड अकाउंटेंसी का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले कक्षा 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपकी कोई वीडियो छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करे हैं तो वहाँ से लिंक पर से जाकर आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज ऐड है, वहाँ से जाकर आप अपने असाइनमेंट के आंसर्स को अच्छे से जरूर कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा आप आंसर्स की पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा boardjankari.com, जहां पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो वहां पर आप अपनी क्लास 10th और 12th की दोनों विषयों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्म से कोई साझेदार कब निवृत्त हो सकता है, साझेदार की निवृत्ति का क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको 4 अंक के लिए है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्लास 12th के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट है सभी असाइनमेंट के आंसर मिल सके। और दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियो, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी असाइनमेंट के आंसर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सके। चलिए इसके आंसर्स को स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, निवृत्ति जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अपना संबंध विच्छेद करने का निश्चय करे तो ऐसी स्थिति को साझेदार की निवृत्ति अथवा साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला वृद्धावस्था। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में इस अवस्था में कार्य करने व जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती, अतः कोई साझेदार इस अवस्था के कारण निवृत्त हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें फर्स्ट में आप आंसर ये लिख लेंगे। दूसरे पॉइंट में इसी के प्रभाव में अस्वस्थता, कोई साझेदार जब लंबी बीमारी से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए अवकाश यहाँ से ले सकता है। तीसरा है मतभेद होने के कारण, साझेदारी में सभी कार्य सहमति के आधार पर किए जाते हैं। यदि किसी साझेदार का फर्म के अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाता है और उसे फर्म के अन्य साझेदारों के साथ कार्य करने में कठिनाई होती है तो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद है चौथा, अन्य कार्य करने हेतु, जब फर्म का कोई साझेदार फर्म के कारोबार के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करना चाहता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार अधिक लाभ कमाने के लिए भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद है, इसमें कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है यदि अवकाश ग्रहण कर ले तो इस दशा में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नए लाभ विभाजन अनुपात तथा प्राप्ति अनुपात को निकालना। दूसरा, संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। तीसरा क्या होगा, संचित लाभों और हानियों का बंटवारा करना। और चौथा है ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, इतने पॉइंट आ जाएंगे। और पांचवा हो जाएगा इसी में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी तथा पृथक जीवन बीमा पॉलिसी संबंधी व्यवहार। फिर अगला है अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को भुगतान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 6 पॉइंट में लिख लेना है। इसके अलावा इसके प्रभाव भी हमने देख लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निवृत्त या मृतक साझेदार को देय राशि के भुगतान की विभिन्न विधियों को समझाइए। ठीक है, आपको यहाँ पर इनकी विधि समझाना है। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, निवृत्त साझी द्वारा फर्म से प्राप्त की जाने वाली राशियों का निर्धारण सामान्यतः ये राशियां निम्न प्रकार होती है। ठीक है, तो पहला है, गत्ते चिट्टे के अनुसार उसके पूंजी खाते का जमा शेष, संलेख के अनुसार अवकाश ग्रहण तिथि तक पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक जिसे दिए जाने की व्यवस्था की गई हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लाभ यदि हो तो। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ है, फर्म की ख्याति में हिस्सा। यहाँ पर नेक्स्ट है, गत चिट्ठे से अवकाश ग्रहण तिथि तक का फर्म के लाभ का हिस्सा। फिर यहाँ पर अगला है, फर्म के सामान्य संचय कोष का संचय कोष या यदि कोई अविभाजित लाभ हो तो उसका हिस्सा। फिर आगे है, अन्य राशि जो फर्म से प्राप्त नहीं की गई हो। ठीक है, इतना। फिर इसमें और पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो निवृत्त साझी द्वारा है फर्म को भुगतान की जाने वाली रेशियो का जो राशि उसका निर्धारण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, पूंजी खाते का जो नाम है उस शेष यदि हो तो उसके द्वारा समय समय पर किए गए आहरण तथा उसका ब्याज, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि होती तो उसका हिस्सा, और अवकाश ग्रहण की तिथि तक फर्म को यदि कोई हानि हो तो उसका हिस्सा। ठीक है, और अन्य राशि प्राप्त करना हो वो। और तीसरा पॉइंट में हम इंक्लूड करेंगे, निवृत्त साझी को देय राशि की गणना इस तरह उपयुक्त रीति से प्राप्त राशियों को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है और उससे ली जाने वाली भुगतान राशियों को पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। इस प्रकार से बनाया गया पूंजी खाता जो क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है वही शेष निवृत्त साझी को दी जाने वाली राशि होती है। ठीक, इतना आपको इसमें आंसर इंक्लूड कर देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रमेश, नरेश और सुरेश क्रमशः 5:3:2 में साझेदार हैं। नरेश अवकाश ग्रहण करता है तथा रमेश और सुरेश का परस्पर नया अनुपात 2:3 का निर्धारित होता है। नरेश के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति के लिए प्रीमियम का मूल्य कितना हो जाता है? 1,20,000 रुपये आंका गया है। नरेश के अवकाश ग्रहण करने पर बिना ख्याति के लिए प्रीमियम का खाता
खोले, ख्याति के लिए प्रीमियम समायोजन के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, हम जनरल प्रविष्टि भी इसकी देखेंगे। पूरा 6 अंक का प्रश्न है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले जब तीनों कार्य कर रहे थे तो तीनों का अनुपात यहाँ पर हम देख लेते हैं। 5:3:2 मतलब 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, 10 कुल था और अनुपात में 5:3:2 के अनुपात में था। अब नया अनुपात जब यहाँ पर नरेश छोड़कर अवकाश ग्रहण कर लेता है या चले जाता है, उसके बाद नया अनुपात यहाँ निर्धारित हो रहा था, यानी 5 ही आ रहा था टोटल। ठीक है, तो अब हम लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे, यानी नए में से पुराने को माइनस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तो अब अनुपात हमें कितना है, जो लाभ प्राप्ति उसमें रमेश का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2/5 में से 5/10 यदि हम घटा दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऋण 1/10 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ख्याति जो यहाँ पर है। उसके बाद में सुरेश का निकाल ले तो लाभ प्राप्ति इसके लिए निकल जाएंगी, 4/10 निकल जाएंगी बहुत आसानी से। 3/5 ऋण 2/10, 6 में से 2 यहाँ पर चल जाएगा तो 4/10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नरेश की ख्याति क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 1,20,000 गुणित 3/10 मतलब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए और 12 में 3 का गुणा कर लीजिए और जितने 0 उतने 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है रमेश का। ठीक है, रमेश में भी यहाँ पर 1 0 कैंसिल, बाकी तो 1 लाख, यहाँ पर आपका 20,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सुरेश के लिए जो निकाली जाने वाली राशि है वो देख लेंगे, तो सेम यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें कर लेना है। तो यहाँ पर कुल राशि जनरल प्रविष्टि इस प्रकार से निकल जाएंगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पर 1 0 ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 0 पहले से कट जाएगा क्योंकि बटे में 10 है, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, केवल इस प्रकार से आपको लिख देना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। 12,000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी जनरल प्रविष्टि, पूंजी प्रविष्टि हम बनाएंगे। ठीक है, तो पूंजी प्रविष्टि के लिए विवरण आ जाएगा, यहाँ पर खाता पूंजी आ जाएगा, विवरण की राशि और यहाँ संचय राशि। ठीक है, तो सुरेश का पूंजी खाता विवरण रमेश के पूंजी खाते से और यहाँ पर ख्याति की राशि समायोजित करने पर। ठीक है, यहाँ ख्याति लिखा गया है तो यहाँ पर 48,000 विवरण राशि है और संचय राशि में 12,000 यहाँ पर आ जाएगा और 36,000 को, तो कुल मिलाकर 12 और 36 कितने हो जाएंगे, 48,000 और यहाँ पर विवरण राशि भी 48,000 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कुल में, क्योंकि हमें जनरल प्रविष्टि भी तैयार करनी थी तो हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी तथा सी क्रमशः 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31/12/2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। आपको एक चिट्ठा भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको 31/12/2018 का जो चिट्ठा है वो है, दायित्व है, लेनदार है, संचित कोष, पूंजी खाता, राशि भी रुपए में और संपत्तियां भी दी गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया है। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट में निकालना है समायोजन करने के लिए। संदिग्ध ऋण संचय यदि 5% किया जाए, स्टॉक का 5% तथा यंत्र का 10% अवमूल्यन किया जाए और भवन का मूल्य 15,100 रुपये रखा जाए और तब लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए। 3 पॉइंट आपको नोट करके क्या बनाना है, एक तो लाभ हानि समायोजन खाता तैयार करना है, उसके बाद साझेदारों की पूंजी खाते भी बनाना है। तो 2 चार्ट यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लाभ हानि समायोजन खाता तैयार करेंगे, पॉइंट्स को नोट में ध्यान में रखते हुए। तो संदिग्ध ऋण संचय यहाँ पर है, स्टॉक है और यंत्र। ठीक है, 450, 350 और 600 विवरण हो गया भवन के लिए। फिर पूंजी खाते को जो यहाँ पर हम दे रहे हैं वहाँ पर हानि वो, और 1100 रुपये यहाँ पर कुल राशि है। ठीक है, इस प्रकार से एबीसी हमें 3 दिए गए हैं, 150, 100 और 50 के रूप में। तो यहाँ पर कुल कितना है, यहाँ पर जो राशि बताई गई है वो 300 है। तो कुल राशि कितनी हो गई, 1400 हो गई और यहाँ पर भी 1400। अब लाभ विभाजन हमें 3:2:1 के अनुपात में दिया गया है, मतलब ये कितना है, ये कुल 6 अनुपात में है। तो ए बी सी तीनों के मान निकाल लीजिए, 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएंगे और 300 कुल हमें दिया है। तो यहाँ पर 150, 100 और 50 आपके क्या निकल जाएंगे, लाभ विभाजन निकल जाएंगे। उसके बाद आप तैयार करेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करने के लिए विवरण दिया गया है, ए बी सी दिए गए, इनके विवरण है और पुनः ए बी सी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया लागत जो समायोजन हो रही है और शेष लागत यहाँ पर है। तो 150 है, 100 और 50 ये भी हमने निकाली है। इसके अलावा यहाँ पर 10,000 है, तीनों में एबीसी में प्रॉपर रूप से। इसमें 3,000 आ जाएगी, इसमें 2,000 और इसमें 1,000। यहाँ पर 12,850, यहाँ 11,900 और यहाँ 10,950 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 13,000, 12,000 और 11,000 कुल राशि ये हो जाएगी। आप इसको काउंट करोगे तो आपके राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से इनको कवर कर लोगे। यहाँ पर भी सेम प्रकार से 13, 12 और 11,000 आ जाएगी राशि। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो जाएगा साझेदारों का पूंजी खाता। उसके बाद संचित कोष आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ए बी सी तीनों के मान दिए गए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम
पहले हमने 300 के हिसाब से निकाले, अब यहाँ पर हम 6000 के हिसाब से संचित कोष निकालेंगे। ठीक है, तो 3000, 2000 और 1000 इसके करेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखा आज के इस वीडियो में हमने। अकाउंट का, लेखा शास्त्र का आपको जो दिया गया था कक्षा 12वीं का सीजी बोर्ड अक्टूबर माह का असाइनमेंट था। इसके अलावा कक्षा 12वीं की सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, छूट गई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर असाइनमेंट के आंसर को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कर दे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प और आपको भी असाइनमेंट प्रॉपर रूप से मिल सके। इसकी पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास 12th के अक्टूबर माह के सारे असाइनमेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे जाकर boardjankari.com सर्च करोगे, वहां पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।